हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2022 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 1 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट है। यहाँ भी ये बात मेंशन है 1 दिसंबर और थर्ड शिफ्ट है। ठीक है, 2:30 से 3:30 बजे तक ये थर्ड शिफ्ट है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले के 1 दिसंबर का ही 2 शिफ्ट यानी कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन ऑलरेडी डल रखा है। कट ऑफ की वीडियो भी मैंने एक बनाई है, अगर नहीं देखा है आपने तो जरूर से जाकर देख लीजिए। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है इसका तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर लें। और अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बात करते हैं इस वीडियो की। तो वीडियो बाईलिंगुअल है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि वीडियो बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है इसमें। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्ट मुझे शेयर कर सकते हैं फोटो के फॉर्मेट में और उससे सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। और साथ ही साथ टेलीग्राम को पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहां भी आप पूछ लीजिए। ठीक है, और अगर आपको डाउट है आपके शिफ्ट का कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको रॉन्ग लग रहा है तो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है अपने पास वो है डीआई का। आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड स्कूल डी। यानी कि फीमेल स्टूडेंट्स का आपको नंबर पहले निकालना पड़ेगा जो बी में है स्कूल और फिर जो स्कूल डी में है जिन्होंने बायोलॉजी को ऑप्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये टोटल नंबर है, इसमें ये है वो नंबर जिन्होंने बायोलॉजी को ऑप्ट किया है। ठीक है, और ये है आपका स्टूडेंट मेल और फीमेल यानी छात्र छात्राओं, तो मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट का ये रेशियो है। तो अगर मैं बात करूं जैसे बी की ये पूछ रहा है तो बी में मैं पूछूं आपसे, तो बी में जो ओवरऑल स्टूडेंट हैं वो हैं 400। ठीक है, 400 में से देखो बायोलॉजी को ऑप्ट करने वाले कितने परसेंट हैं, 36%, तो इसका 36% मैंने ले लिया। फिर इसमें से फीमेल कितनी है, देखो ये मेल और फीमेल का रेशियो है, मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट का। तो फीमेल 7 है आउट ऑफ कितने भाई, 5 और 7 12, ये टोटल बी का हो गया। ऐसे ही रेशियो अब डी का निकाल लो। डी का क्या हिसाब किताब है, टोटल 800 है, तो ये 800 हो गया। इसमें से बायोलॉजी ऑप्ट करने वाले कितने हैं, 18%, तो ये 18/100 हो गया। और इसमें से फीमेल कितनी है, 9, ओवरऑल कितनी, 12 में से। काट पीट कर लो, आप देखो कि ये 100 और 12 तो कैंसिल आउट हो गया। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये 18 से कट गया, 18 दूना 36। ठीक है, और ये देखो ये 4 दूना 8 से 8 भी कट गया, तो इधर 7 बच गया और इधर 9 बच गया, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर में एक्स वाई जेड का आपको सम बताना है। ये एक्स है, यहाँ पे है वाई और यहाँ पर है जेड। देखो सबसे पहले अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये एक ट्रायंगल है और ये एक एक्सटर्नल एंगल है जिसको मैं x मान रहा हूं और ये a है और ये b है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, यानी a प्लस बी के बराबर होता है। तो यहां से ये c है, आप ये बात निकाल पाओगे कि देखो ये जो 110 है दोस्त, ये x और प्लस जेड के बराबर है, यानी कि x प्लस जेड कितना है, यहाँ पर 110 है। और 120 किसके बराबर है, तो आप बोलोगे कि इस ट्रायंगल में देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, इसमें 120 आपका एक्सटर्नल एंगल है, तो ये y और प्लस 110 के बराबर होगा। यहां से y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 10 आएगी। तो बस अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड बताना था, तो आप देखोगे x प्लस जेड तो कितना है 110 और प्लस y कितना है अपने पास 10 है, तो ये मिला के कितना हो गया 120 हो गया। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहां से एक और देखो, इसमें अब मुझे अभी ध्यान आया, एक और तरीका आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे इसमें। जैसे मैं सबको एक बार इरेज कर दूं फिर आपको बताता हूं, और वो ज्यादा इजी भी था। हालांकि ये तरीका भी मुश्किल नहीं है, अगर आप समझ पा रहे हो तो दिस इज ऑल्सो एन इजी। देखो अब इन सबको भी मिटा लो। अब सीधा सीधा आपको क्या देखना है, जैसे देखो जितने तरीके मेरे दिमाग में आते हैं मैं बताने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप सब कुछ समझ पाओ, वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो जाए।
ऐसा नहीं कि मैं लिख दूं कि मुझे अब 25 मिनट में सॉल्व करके दिखाना है, तो मैं तो भाई 2 मिनट पहले ही सॉल्व कर दूं 23 मिनट में ही, लेकिन फिर आप लोग कुछ समझ पाओगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। देखो अब मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल की, सीधे सीधे ध्यान देना इसकी। इसमें ये एक्सटर्नल एंगल है यानी कि 120, और ये किसके बराबर होगा, इसमें ये इंटरनल एंगल होगा। देखो दो इंटरनल एंगल जिनका सम लेना है, एक तो ये और एक ये, यही होगा ना। तो ये हो गया अपना x प्लस वाई, और ये थर्ड एंगल हो गया अपना प्लस का जेड, और यही पूछ रहा था x प्लस वाई प्लस जेड, वो 120 ही आ गया एक ही बार में डायरेक्ट। ठीक है, अगला सवाल है, आपको बताना है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई 28। अच्छा देखो ये है 27 टू द पावर 27 प्लस 27, इसको 28 से डिवाइड करना है और आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं अलग अलग ले लूं, यानी कि इसको लिख दूं कि ये 28 माइनस 1 टू द पावर 27 है, और प्लस ये 27 बाई 28। अब देखो 28 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 28 और 28 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा -1, और -1 टू द पावर 27 कितना होगा, -1 ही, और प्लस का ये 27 बाई 28। अब देखो 27 में से एक माइनस करोगे तो 26 आएगा, और बाई 28। अब ये ऊपर वाली वैल्यू चूंकि छोटी है इसीलिए यही रिमाइंडर होगा। अगर ये 28 से बड़ा होता तो डिवाइड कर लेते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब ये tan आपसे पूछा है कि tan 240 की वैल्यू क्या होगी, तो 360 में से अगर आप माइनस करना चाहो तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 270 पे आप काम कर सकते हो, या 360 में से भी माइनस कर सकते हो। तो अगर आप 270 पे काम करना चाहते हो तो इसको लिखो कि ये हो गया tan 270 और माइनस का 30। और देखो इसमें क्या है, यहां पर ये है 270 डिग्री, तो इससे अगर आप पीछे आ रहे हो तो वैल्यू चेंज होगी। पहली बात, tan जो है ये कॉट बन जाएगा, और नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इसमें tan जो है वो पॉजिटिव ही होता है, तो नेगेटिव वाला तो आंसर होना नहीं है। ठीक है, और ये कॉट बन गया, और कितना बनेगा, कॉट 30 बनेगा। tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट 30 कितना होता है, √3, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर एक ओवरव्यू में देता हूँ कि मैंने आज तक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली हैं जो आपके सीजीएल मेंस के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकती हैं। एक तो सीजीएल प्री 2021 का सोल्यूशन हम कर ही रहे हैं ये, ठीक है, अभी चल ही रही है। सीपीओ 2022 में मैंने सॉल्व किया है बहुत सारा, देखो 9 शिफ्ट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। 9 शिफ्ट नहीं, हालांकि इसमें कुछ आपके चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे ज्योमेट्री का मिल जाएगा आपको, परसेंटेज का मिल जाएगा। ये है आदित्य रंजन सन की ईबिक 2.0, इसका सॉल्यूशन मैं अभी इसमें 9 वीडियो बना चुका हूं, आगे और वीडियो आएंगी इसकी। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 जो लेटेस्ट पेपर है सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें 5 वीडियो मैंने बना रखा है। एमटीएस मैंने कोशिश किया था लेकिन टाइम के अभाव होने के कारण मैं पूरा नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। आगे कभी फिर एमटीएस का पेपर आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व कर दें। सीएचएसएल एग्जाम 2021 जो कि 22 में हुआ था, अप्रैल में, आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल 2022 में ये हुआ है। तो इसमें टोटल 27 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी है और कुछ आपका शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का सॉल्यूशन है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। फिर ये सीजीएल प्री 2021 का है। ठीक है, और ये अपने पास सिलेक्शन पोस्ट फेज 9, इसमें भी 5 वीडियो हैं। ये देखो सीजीएल जो मेंस का पेपर होने वाला है ना, उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये वाला जो है, सॉरी, ये जो है ये आपका आईसीएआर का, इसमें 5 वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आईसीएआर का जो सॉल्यूशन था टेक्नीशियन टायर 1 का, देखो आईसीएआर ने इसके बाद असिस्टेंट का भी पेपर लिया था, लेकिन असिस्टेंट के पेपर में मैथ्स उस लेवल के नहीं पूछे गए थे जो कि टेक्नीशियन में पूछे गए थे टायर फर्स्ट के पेपर में। ठीक है, तो अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी पूरी होने के बाद, देखो पहले एक तो है कि आप सिलेबस पूरा करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने के लिए मुझे लगता है कि आईसीएआर के पेपर को भी आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा इसका जो लेवल था पेपर का वो बहुत अच्छा था। फिर ये सीजीएल 2020 का है, यहाँ पर जो 2021 में पेपर हुआ है, देखो 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो सीजीएल 2020 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन है, उसे भी आप देख सकते हैं। सीएचएसएल 2020 का, हालांकि ये तो चैलेंजिंग वो अलग बात हो गया, उसमें जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने किया था। ये देख लेना एक सीजीएल 2020 का सॉल्यूशन। इसके पीछे मैं बार बार आपको बोलता हूं, एक एवरेज की मेरी 2 वीडियो ऐसी पड़ी हुई हैं जो मैं देखने के लिए बार बार सजेशन देता हूं, तो वो अभी इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं आपको किसी और वीडियो में उसको दिखा दूंगा। तो इसमें से देखो जो भी आपके काम लायक है आप जरूर से उसको देख लो, अगर नहीं देखे हो तो। लेकिन
उसके लिए जरूरी है कि आपने सिलेबस भी अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है। और ये भी होता है, देखो जैसे आपने सिलेबस नहीं भी पढ़ा है लेकिन शुरू से मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे तौर तरीके आप समझ गए होंगे कि किस टाइप इक्वेशन में मैं कौन सा तरीका यूज करता हूँ, ठीक है। तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि अगर आपने सिलेबस नहीं भी पढ़ा है या फिर भूल चुके हैं, तो भी अगर आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि सिलेबस पहले आप जरूर से रिवाइज कर लें, उसके बाद ही प्रैक्टिस करें। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा गया है टू, ये चूंकि साफ नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2 tan 60/1 + tan²। हालांकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, टेन ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, आप चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर लो अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो, ठीक है। 2 tan x, ये कॉस में या साइन में मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे 2 हो गया और फिर tan 60 की वैल्यू अगर आप रखोगे तो ये बनेगा √3 अपॉन ये 1 + √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो √3 का स्क्वायर होगा, तो 2√3/4 आ जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो ये √3/2 आ गया, जो कि साइन 60 का वैल्यू है √3/2, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है कि a + b 11 है, a b 35 है, तो a⁴ b⁴ बताना है। इसका होल स्क्वायर 2 बार करना पड़ेगा, एक बार स्क्वायर करोगे तो a² + b² और प्लस 2ab, तो 2ab के जगह पर 2ab के जगह पर मैं 35 रख देता हूं। राइट साइड में 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। ये इधर आके माइनस होगा तो कितना बच जाएगा दोस्त, 70 हो जाएगा ना, 35 दूना 70। तो इसमें से अगर 70 माइनस करोगे तो कितना होता है, 51 बचेगा आपके पास। फिर से एक बार स्क्वायर कर लो, सही हमने निकाला है ना। 11 का स्क्वायर 121 में से 35 दूना 70 जाएगा, तो आपके पास बचेगा 30 और 20 50। फिर से स्क्वायर करते हैं एक बार, तो ये a⁴ बनेगा प्लस a⁴ और प्लस 2a² और b², यही आएगा क्योंकि ये अब a है और ये b है। और राइट साइड में आपको 51 का स्क्वायर मिल जाएगा। 51 का स्क्वायर कितना होगा, 01 और फिर ये 2601 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 50 से एक ज्यादा है तो 25 में एक जोड़ लेंगे। अब ये हो गया a⁴ प्लस b⁴ और इधर हो गया 2601 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना है, 35। 35 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4×3 = 12 और 25 ये होता है। तो आपको अब पता हो गया कि देखो यहां से क्या होगा दोस्तों, ये 2601 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 और 12 दूना 24 आएगा। तो ये एक में से 0 माइनस होगा तो एक ही बचेगा, और 10 में से 5 गया तो 5, यानी कि लास्ट में 51 आएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में है। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर के 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 4200 रुपए कम है, तो राशि बताइए। देखो पहले केस में क्या है कि 3 साल के लिए 14% लेना है, तो 14×3 = 42%। पहले साल में ये आपको मिलेगा इंटरेस्ट। दूसरे साल में कह रहा है कि 5 साल के लिए सेम रेट से, तो 14×5 = 70% मिल जाएगा दूसरे केस में। देखो 5 सालों के लिए सेम रेट से तो, और सेम सम भी है, तो ये 70% मिलेगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, आप देखो कि 8 और 20 28% का डिफरेंस आ गया, जो कि सवाल में 4200 के बराबर है। तो आपको 100% बताना है कितना होगा। 28 से काट लो, ये देखो 4×7 = 28 और 6×7 = 42 और 4 से काटोगे 15×4 = 60, 150, एक की वैल्यू 150, तो 100% की वैल्यू 2 जीरो और बढ़ेगा, यानी कि 15,000, ठीक है। देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स, ठीक है, एनके मैथ्स नंदू कुमार, जरूर से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, करते नहीं है फिर भी बोलता हूं मैं। इसमें पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ द बाइक्स सोल्ड बाय पी क्यू आर एंड एस एंड द एवरेज नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड बाय टी यू वी एंड डब्ल्यू। चलिए देखिए भाई, अब यहां पर क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले चूंकि सब में नंबर सेम है, यहाँ पर पी क्यू आर एस 4 लोग हैं, यहाँ भी ये 4 हैं, ठीक है। तो हम पहले पी क्यू आर एस की बात करते हैं, बाद में एक ही बार पहले हम सम लेते हैं, 4 से डिवाइड बाद में कर लेंगे, ठीक है। पी क्यू आर एस का सम कितना हो गया, 21 और ये 19 हो गया 40 और 5 45 और 20 65 हो गया पी क्यू आर एस का सम। और डिफरेंस लेना है, दूसरा है अपने पास। अच्छा ये 65 हो गया तो दूसरा 35 ही बचेगा,
क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो 100% है। ये डिफरेंस कितना आ गया अपने पास? तो आप बोलोगे कि ये डिफरेंस आ गया 30% का। लेकिन डिवाइडेड बाई आपको 4 भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात की गई थी औसत की, एवरेज की। तो ये चूंकि 4 संख्याएं हैं तो 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये निकालना है आपका किसका भाई मेरे? 2000 का, क्योंकि टोटल जो नंबर है इसमें वो 2000 है। यहाँ पर इसका टोटल नंबर कितना है? 2000। तो 2000 का 30% कितना होता है? 600। और 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 150। ऑप्शन फर्स्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर महाराज जल्दी से पेश कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो 10 प्लस 6 7 दिया है, तो आपसे 5 साइन थीटा का मान पूछा है। देखो अगर 10 प्लस 6 7 है तो आप यहां से ये लिख सकते हो कि 10 थीटा और माइनस का सेक थीटा कितना होगा? 1/7। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ये, कि 10 थीटा प्लस सेक थीटा ये किसके बराबर होता है? 1/10 थीटा और माइनस का सेक थीटा के। तो और इसका अपोजिट भी फिर ट्रू होगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया। आप दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो इन दोनों को ऐड करने पर देखो एक इक्वेशन ये है और दूसरा जो मैंने लिखा है प्लस करोगे तो 2 tan थीटा निकलेगा और सेक तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 tan थीटा की वैल्यू बचेगी आपकी 7 प्लस 1/7, यानी कि 7 सत्ते 49 और 1 50 और बटा 7। तो 2 से अगर ये काट दोगे तो 25 बार में कटेगा, तो tan थीटा आपका कितना आ जाएगा? 25/7, जो कि p बाई बी कहलाएगा। तो h कितना हो जाएगा? 7 24 25 24 हो गया। 7 24 25 का ट्रिपलेट हो जाएगा। अब 5 और इंटू साइन थीटा, तो साइन p बाई h होता है, तो p है अपने पास 25 और h है 24। यार कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? h 24 कैसे हो सकता है? h तो बड़ा होता है ना p और b से, कुछ गलत लिख दिया हमने। 7 सत्ते 49 और 1 50 और बटा 7। तो 2 से 25 बार में ये p है और ये b है। एक मिनट, इसमें एक चीज गलती ये है कि ये सेक और -10 होगा, क्योंकि सेक सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर 1 होता है ना। अब पूरा मिटाना पड़ेगा, रुको। देखो यहाँ भी गलत लिख दिया मैंने, ये सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा होगा। तो इसको आप ऐसे मान लो कि ये सेक थीटा और प्लस टेन थीटा आपको दिया है 7, और फिर आप लिखोगे सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा, ये हो जाएगा 1/7। अब अगर प्लस करोगे आप तो ये 2 सेक थीटा बनेगा, और 2 सेक थीटा कितना बन जाएगा? ये 7 सत्ते 49 और 1 50 बटा 7। तो 2 से ये कट जाएगा 25 बार में, यानी कि सेक थीटा आपका कितना बन जाएगा? 25/7। जो कि सेक होता है वो कितना होता है भाई? h और बाई b। तो b 7 हो गया, h कितना हो गया आपके पास? 25, और p कितना हो जाएगा भाई मेरे? 24। तो आपको 5 और साइन थीटा बताना था, तो ये 24 और बटा 25 निकलेगा, और ये 5 बचे 25, तो 24/5 बच गया। ऑप्शन सेकेंड। अगला सवाल देखिए अपने पास। अगला सवाल बोला गया है आपको कि दो संख्याएं 6 और 5 के रेशियो में है, उनका एचसीएफ 3 है, तो संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम जो होता है ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एचसीएफ और इनटू का को प्राइम होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर लिख लो एचसीएफ डायरेक्ट 3 है और को प्राइम का प्रोडक्ट 6 25 30 होगा। तो ये 30 तिया कितना आ गया? 90। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 450 पुरुष अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में कर सकते हैं तो 30 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? होमवर्क हो गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन। अगला सवाल आपको कह रहा है कि एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट में धारा के साथ तैरता है, एक बिंदु Q पर पहुंच जाता है। P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है, तो धारा की चाल कितनी है? ठीक है, दोनों ही कंडीशन में टाइम सेम है तो हम टाइम को ही सेम रख देते हैं। ठीक है, देखो 120 ये डिस्टेंस हो गया और बटा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो जितना टाइम लगना है डाउन स्ट्रीम से ये भी 6 मिनट लगेगा। अच्छा, P और Q के बीच की दूरी 120 है। ये कह रहा है कि P से 6 मिनट तक दौड़ता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु Q पर पहुंचता है। तो P और Q के बीच की दूरी भी 120 दे रखा है, तो चाल पूछ रहा है। चलिए देखिए ध्यान से समझिए अब। ठीक है, जैसे मान लो कि ये पॉइंट P है। ठीक है, P से वो चला, P से चला। ठीक है, 6 मिनट तक वो आगे चला। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये मान के चलो कि ये मैं मानता हूं कि ये जो है ये अप स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक है, ये अप स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक है, फिर यहां पर पहुंचा और यहां से लौटना शुरू किया। अब जब ये यहां से वापस आएगा तो ये ऐसे आएगा।
ठीक है, और अगर आगे जाना हो तो ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो चूंकि जाने वाला जो था वो धारा की विपरीत दिशा में जा रहा था तो कम ही दूरी जा पाया होगा। उधर से लौटने के क्रम में जब 6 मिनट लौटता है, 6 मिनट तक, तो वो धारा की दिशा में तैरता है, यानी कि वो डाउन स्ट्रीम में चलता है, तो डेफिनेटली इससे तो ज्यादा दूरी ही चलेगा। जैसे एक बार चला धारा की उल्टा दिशा में और उधर से आने में उतना ही टाइम चला, लेकिन धारा की दिशा में चला है, तो जब धारा की दिशा में चलेगा तो उल्टा वाले से तो ज्यादा चलेगा ना। तो ये ज्यादा चल दिया यहाँ पर, और मान लो यहाँ पर पॉइंट है अपना Q, और P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये है आपका 120 मीटर। यही बात है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आपको धारा की स्पीड चाहिए तो आपको पता है कि जो वाटर यानी कि धारा की या स्ट्रीम की स्पीड होती है, ये होती है आपका डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, यही होता है। तो पहले डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम निकालेंगे। अब देखो मान लो अगर मैं ये पूछूं कि धार ये चलो मान के चलो इसको मैं बोलता हूं पी ए, तो पी से ए तक जब ये धारा की उल्टा दिशा में चला है तो कितना दूरी चला होगा? 6 मिनट तक। 6 मिनट का मतलब 1/10 घंटे। तो 1/10 घंटे तक अगर ये मान लो इधर अप स्ट्रीम के स्पीड को मैं u लिखूं, तो u की स्पीड से 1/10 घंटे चलेगा तो u/10 इतना किलोमीटर चलेगा। ठीक है, यहां से a तक जाने में। और जब धारा की दिशा में वापस लौट रहा है तो देखो यहां से यहां तक यानी कि p से a तक वैसे कंडीशन में डिस्टेंस तो आपका बनेगा कितना भाई मेरे, यहां से यहां तक की मैं बात कर रहा हूं अब, a से लेकर के q तक की, तो कितना डिस्टेंस बन जाएगा? तो आप बोलोगे कि ये बनेगा दोस्तों d/10, क्योंकि अब लौटेगा तो धारा की दिशा में लौटेगा डाउन स्ट्रीम में d की स्पीड से, अगर 1/10 घंटे तक चलेगा तो d/10। ठीक है, और दोनों डिस्टेंस का जो अंतर है वो 120 मीटर है। तो आप यहां से लिखोगे कि d/10 और माइनस u/10 ये कितना है दोस्त? तो आप बोलोगे 120 मीटर, और अगर इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, यहां से देखो ये एक जीरो से क्या होगा, एक जीरो कट जाएगा, तो d माइनस यू जो आएगा ये 100 से डिवाइड करोगे तो 1.2 आ जाएगा। लेकिन आपको वाटर की स्पीड बतानी है जो कि d माइनस यू बाई 2 होगा, तो ये 1.2/2 होगा, यानी कि 0.6। तो ये आपका आंसर होगा 0.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आशा करता हूं कि आप बात समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन लगा, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूट है, तो 15 और 12 कितना हो गया दोस्तों? 5 और 2 7, 27, और माइनस 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 27 या इससे ऊपर का तो नहीं होगा और इतना छोटा भी नहीं होगा, क्योंकि 27 से थोड़ा ही छोटा होगा जो इनका प्रोडक्ट आएगा, तो ऑप्शन डी होगा। बाकी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो a प्लस बी और माइनस AB/100। बेसिकली मैं यही फॉर्मूला अभी लगाने वाला था आगे, लेकिन यहीं से ऑप्शन से पता चल गया। अगला क्वेश्चन में AB और AD सेम है। देखो AB और AD सेम हो गया, ठीक है, यानी कि ये वाला जो है ये इसके बराबर हो गया। और AC और AE सेम है, AE और AC ये क्या हो गया, सेम हो गया। अच्छा, जब दो साइड सेम हो गया और ये एंगल तो सेम ही होगा, शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आप ये कह सकते हो कि ट्राई एंगल जो ABC है ये सिमिलर हो गया ट्राई एंगल AE और D के। ठीक है, यही बात है। अब इसमें आप देखोगे दोस्तों कि BC की वैल्यू 11 दे रखा है, BC इज ये किसके बराबर हो गया, 11 के, और ED पूछ रहा है तो ये भी 11 ही होगा क्योंकि ये सिमिलर है। तो साइड जो है, हालांकि ये कॉन्ग्रुएंट आप कह सकते हो, दो साइड सेम ही हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट ही हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट होने में इनके सभी साइड भी सेम होंगे। ये जब दो साइड सेम हो गया तो तीसरा साइड भी सेम हो जाएगा, S। अगला सवाल कह रहा है कि A किसी काम को B से 4 गुना अधिक या फिर C से 5 गुना अधिक समय लेता है उसको पूरा करने में। एक साथ काम करते हुए वो 4 दिन में एक काम को समाप्त कर सकते हैं, तो B अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा? ठीक है, चलिए देखिए। अब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने ले लिया A, B और C। अब ये टाइम में क्या कह रहा है कि टाइम का क्या हिसाब किताब है भाई? A जो है वो B का 4 गुना है और C का 5 गुना है। ठीक है, यानी कि मैं ये कहूं कि A अगर 1 है तो B कितना होगा, 1/4, और C कितना होगा, 1/5। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसी टाइम के रेशियो को सबको 5 चौके 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 आ जाएगा, और ये 4 पच्चे 20 और ये 5 चौके 20। ये टाइम का रेशियो है। अगर तो एफिशिएंसी का रेशियो अपोजिट हो जाएगा,
क्या हो जाएगा भाई मेरे, इसका 1 और इसका आ जाएगा 4 और इसका आएगा 5, तभी टोटल 20 बन पाएगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ये भी कह रहा है कि जो टोटल वर्क है वो अगर ये तीनों मिलके करें तो 4 दिन में खत्म होता है। तीनों मिलके करेंगे तो कितना काम करेंगे पर डे, 1 और 4 5 और 5 10। जी अगर एक दिन में 10 काम करते हैं तो 4 दिन में ये 40 यूनिट का काम करेंगे। ठीक है, यही टोटल काम है। और यही काम अगर बी करे तो कितना दिन लगेगा भाई, बी अगर 40 काम करेगा तो ये डेली 4 काम करता है, तो 4 से डिवाइड कर दो, इसको 10 दिन लगेंगे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक रेखा बीसी को डी पर काटता है। ठीक है, चलो डायग्राम पहले बनाता हूं। देखिए जैसा बोला था वैसा डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बीएसी का जो कोण समद्विभाजक है यानी कि एंगल बाइसेक्टर बीएसी, यानी कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो डी पर इंटरसेक्ट करता है बीसी को। अब इसमें बोला है कि बीडी जो है ये 6 है और बीसी यानी कि ये पूरा कितना है 14, तो ये कितना बच जाएगा 8। तो आपसे ये रेशियो पूछ रहा है कि ए बी का और AC का रेशियो बता दो। अगर एंगल बाई सेक्टर रूल आपने पढ़ा होगा तो इसमें ये पढ़ा होगा कि AB और AC का रेशियो वही होता है जो BD और DC का होता है, यानी कि ये 6 और 8 आएगा, काटोगे तो 3 और 4 आ जाएगा। बस यहाँ पर आपको थ्योरम याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में 10% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो बचत में वृद्धि कितनी होगी। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर, यहाँ सेविंग और बीच में हम इनकम लिखेंगे। एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आता है तो आप देखोगे उसके एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि होती है तो ये 10 हो गया। ठीक है, आय यानी कि इनकम में 20% की वृद्धि होती है तो ये 20 हो गया, और सेविंग का आपको पता नहीं है। ठीक है, अब देखो एक्सपेंडिचर और यहाँ पर रेशियो भी दिया है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 5 है और जो बचत है वो 1 है, तो जो खर्च है वो 5 हो गया और बचत 1 हो गया। अब देखो आपको यहाँ पर डिफरेंस लेना पड़ेगा, इनका डिफरेंस 10 आ रहा है तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 10। हमने गलत तो नहीं लिख दिया यार, अच्छा आय और व्यय हमने गलत लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, आय 10 था और व्यय 20 था, हमने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक कर देता हूं। देखिए यहां पर साफ सुथरा शब्दों में ये बोला है, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय 10% एंड 20%। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर 20 से बढ़ेगा और इनकम 10 से बढ़ेगा। ठीक है, अभी सही लिख लिया है हमने। अब देखो उसमें सेविंग का आपको पता नहीं है, एक्सपेंडिचर 5 है तो सेविंग कितना है 1 है। अब देखो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का, तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 5 की वैल्यू 50 आएगी। अब यहाँ पर ये भी समझिए कि अगर ये वाली वैल्यू 10 से छोटी है, बड़ी है, तो ये वैल्यू 10 से छोटी आएगी। 10 से कितनी छोटी आएगी दोस्तों, 50 छोटी आएगी, यानी कि ये माइनस का 40। तो 40% का चेंज आएगा, 40% क्या हो जाएगा भाई, कमी होगा उसकी बचत में। बचत जो है, सेविंग जो है वो 40% रिड्यूस हो जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसी बर्तन में अगर 25 लीटर दूध है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है और ये 2 बार और दोहराया जाता है, तो आपको फॉर्मूला ही डायरेक्ट याद होगा, या आप ऐसे भी बना सकते हो कि ये 25 है, 5 लीटर 25 में से निकाला जाता है। देखो 25 में से 5 निकालोगे तो 20 बच जाएगा 25 में से, यानी कि ये 4 पच्चे 20 और 5 पच्चे 25, 4/5 बचेगा। लेकिन ये प्रक्रिया टोटल 3 बार हो चुकी, 2 बार और दोहराई गई है, तो हम 3 बार इसे लिख लेंगे। अब ये 5 पच्चे 25 से 25 कट गया और ये 4 का क्यूब 64 और बटा 5, यानी कि ये 12.8 आ गया, तो 12.8 लीटर बचेगा। क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ पर बेचता है और सचिन पुनः रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। रोहित इतने रुपए का भुगतान किया तो कपिल के लिए क्रय मूल्य क्या रहा होगा। कपिल, ठीक है, उल्टा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, सीधे सीधे 322 है, एक बार 12% का लाभ है तो 100/112, एक बार 15% का लाभ है तो 100/115। 5 से इसको काटोगे तो ये 23 बार कट जाएगा और 5 से इसको काटोगे तो ये 20 बार कट जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको काटूं 23 से तो ये कटेगा 23 एक बार में और बचेगा आपके पास 9 और 2, तो 23 चौके 92, ये 14 बार में कट गया और ये 14 से कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में। ठीक है, और ये देखो 8 से कट जाएगा ये 2000 कितनी बार में,
ये तो कम आ गया ना, 2000 है तो 125 का डबल 250, 250 बार में कटेगा, ठीक है, क्योंकि 1000 रहता तो 125 आता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें अगर, देखो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक करना उतना ही मेरे लिए मायने रखता है जितना आपके लिए इस वीडियो को देखना, ठीक है, और तैयारी करना। तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम जितने लोग देखते हैं उसमें से अगर 80% लोग भी लाइक कर दें तो काफी अच्छा रहेगा मेरे लिए, लेकिन इतने लोग भी लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, कारण मुझे नहीं पता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बताओ, उसके हिसाब से वीडियो की क्वालिटी या जो भी इसमें इश्यूज हैं उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन लाइक करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। पहला है द इनकम ऑफ C1 इन ईयर P इज 33.33% ऑफ द इनकम ऑफ C2 इन Q। देखो C1 का इनकम जो P में है, P में भाई C1 का इनकम है 750, और ये कह रहा है C2 का इनकम Q में, C2 का इनकम Q में, ये जो है, ठीक है, तो इसमें P की C1 की जो आय है वो Q में C2 की आय का 33.33% है। बताओ, ये तो सीधे सीधे गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा है ना, 250 से ये बड़ा है। देखो P का जो वैल्यू है ये 750 है, बताओ 750 कभी 250 का 33% होगा? ये तो इसके 100% क्या 200% से भी ऊपर है। 200% तो 3 गुना है, तो ये 300% इसका हो जाएगा ना, 25 या 75, ये तो 300% है, ठीक है। अगर ये पूछता कि हाँ भाई जो C2 वाला ये वैल्यू है ये इसका कितना परसेंट है, तो 33.33% आता। यानी कि पहला तो 100% गलत है, तो जिसमें पहला आंसर नहीं लगा है वो तो गलत ही हो गया। दूसरा को चेक कर लो। दूसरा कह रहा है कि टी में C1 और C2 की औसत आय 400 है, तो C1 C2 इनको ऐड करके हाफ कर लो, 400 आएगा, तो आप जोड़ोगे तो 5 और 2 7 और 1 800 का आधा 400 आ रहा है, यानी कि ये सही है। तो बस पहला गलत है, आपको गलत वाला बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है आपको कि x प्लस वाई जो है वो 36 है, और x माइनस 27 का होल क्यूब और प्लस y माइनस 9 का होल क्यूब। देखो अगर ये x प्लस वाई 36 है तो किसी एक को आप जीरो मान लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो मैं y को मान लेता हूं जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। अगर y जीरो है तो ये तो चला गया तेल लेने, और यहां पर बच गया x की वैल्यू 36। 36 में से अगर 27 माइनस करोगे तो 6 और 3 9 का क्यूब प्लस में, और ये बचा 9 का क्यूब माइनस में, तो ये तो जीरो आ गया ना, फिर तो ऑप्शन सेकंड आंसर है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि ऋण पर ब्याज की राशि 3.15 करोड़ है तो वेतन, करों और बुनियादी ढांचे पर व्यय की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। वेतन, ठीक है, ये है वेतन यानी कि सैलरी, और ये टैक्स हो गया, और बुनियादी ढांचा ये हो गया, ठीक है, बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस पर कह रहा है कि आपको कुल राशि कितना खर्च हुआ है ये बताइए। अब देखो इस पर 20 हुआ है, यहां पर 10 हुआ है, 30, और यहां पर 20 कितना हो गया, 30 और 20 50 हुआ है, ठीक है टोटल। देखिए जैसे मान लो हमने टोटल 50 कर लिया। अब आपको जो गिवन है वो दिया है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लोन्स अमाउंटेड टू 3.15 करोड़, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स ये है, यानी कि ऋण पर ब्याज, ये 17.5 दिया हुआ है। तो अगर 17.5 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना रुपए भाई, 3.15 करोड़, तो आपको 50 की वैल्यू बतानी है। हमने सबको ऐड कर लिया है, 50 का वैल्यू बताना है। इसका 3 टाइम्स से थोड़ा छोटा है, तो ये 3 टाइम्स से थोड़ा छोटा ही आएगा, ये दोनों तो नहीं होगा। आप कैलकुलेट कर लो। अब देखो मान लो अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो इधर एक बार 10 से गुना होगा, और इसको हटाऊंगा इधर 2 बार 10 से गुना होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हटके यहाँ पे लग जाएगा, बस यही होगा, यानी कि ये 3.15 बचेगा। अब अगर मैं मान लो काटता हूं इसको 7 से, तो ये 25 सत्ते 175, और ये 7 चौकी 28, और 7 पचे 35, और 5 की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, ये पॉइंट हो गया 0.9। तो 5 की वैल्यू अगर 0.9 है तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, यहां पर आपको बोला गया है दोस्त, y और प्लस 1/y की वैल्यू 3 है, तो ये क्यूब में 2 जोड़ देना है। यहां से क्यूब तो निकाल ही सकते हो, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब जो दिया है इसका क्यूब करोगे, और माइनस ये 3 या 9 कर दोगे तो 27 में से 9 गया 18, ये 18 यहाँ पुट कर दो तो ये 18 और प्लस ये 2 कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये सही आंसर है, ठीक है।
Question number 24. A solid metallic sphere is of radius 13 centimeter is melted and recast into a cone having diameter of the base as 13 centimeter. What is the height of the cone? कोन का हाइट बताना है आपको। ये बात तो पता है कि जब मेल्ट करके दूसरी चीज रिकास्ट की जाती है तो ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर पहला जो था वो स्फीयर था। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 13 सेंटीमीटर, तो मैं 13 का क्यूब ऐसे लिख देता हूं। दूसरी तरफ कोन बनता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर उसका है 13/2। देखो उसका जब डायमीटर 13 है तो आर 13/2 होगा, तो आर स्क्वायर और इंटू का एच मीन्स हाइट। अब कैंसिल आउट करो आप, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट कर दोगे, पाई से पाई, ठीक है। और ये 3 बार 2 बार 13 से 2 बार 13, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4 चौके 16 गुना 13, तो 16 3 48, लास्ट में 8 आएगा, तो ऑप्शन ये हो गया सेकंड। लास्ट डिजिट 8 बनेगा। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 6 mm। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, देखो यहां पर ये कह रहा है कि 6 mm के व्यास वाले तार का निर्माण किया जाना है, तो आपको उसकी लंबाई बतानी है। फिर से वॉल्यूम सेम होगा। अब इस बार भी हम फिर से वॉल्यूम करने वाले हैं बराबर। तो पहली बार में देखो यहां पर गोला था, गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना होगा? ये फिर से डायमीटर है 18, तो रेडियस 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 9 इंटू 9। लेकिन ये चूंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होगा, तो तीनों बार हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ये 4/3 पाई आर क्यूब हो गया गोले का वॉल्यूम। दूसरी साइड जो बनाया जाता है वो एक वायर है, तो वायर होता है सिलिंड्रिकल, तो उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर आपको पता है कि इसका जो डायमीटर है वो 6 mm है, तो रेडियस जो होगा वो 3 होगा, तो आप 3 लोगे, ठीक है, 3 इंटू 3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 इंटू 3 है, mm में है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करोगे 2 बार, क्योंकि एक बार 1000 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार हमने 3 यूज किया है, और इंटू एच हाइट पता नहीं है, वो हमें बताना ही है। ये देखो 3 0 3 2 2 4 2 6 0, इधर भी 6 0 हो रहा है, और ये 3 3 9 से एक 9 कट जाएगा, और ये 3 3 9, तो 9 3 27 चौके 108, तो हाइट की वैल्यू आ गई 108, यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ है ये सही आंसर है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, अभी जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, अगर नहीं किए हो अभी तक तो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।